दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी हिंदी विषय की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारी जो क्लास है ये 16 नंबर की क्लास है। आज की क्लास दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 451 से लेकर 480 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए एक दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सवाल हम डिस्कस करते हैं जैसा कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हूबहू उसी आधार पर मैं आपको यहां पर सवालों की श्रृंखला करा रहा हूं। एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक बीपीएससी का बैच भी लॉन्च कर रखा। बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है सर ये बीपीएससी का बैच जो हम ज्वाइन करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ये पहली बात कि केवल हिंदी का बैच है, संपूर्ण हिंदी से जितने भी सवाल आते हैं वो कवर होंगे, लेकिन ये चारों एग्जाम की हिंदी इसमें। देखिए पीआरटी का अलग पेपर होता है, मिडिल का अलग होता है, टीजीटी का अलग होता है। टीजीटी को ही सेकेंडरी कहा जाता है, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी जिसे हम पीजीटी कहते हैं। तो ये चारों एग्जाम दोस्तों इसी एक बैच से जो है फतेह हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि बैच ज्वाइन कीजिए अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो। और इस एक बैच से दोस्तों आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आगे चल के भारत में कोई भी एग्जाम देंगे जहां हिंदी विषय से सवाल आएगा ना, दोबारा आपको हिंदी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह होता है कि आप किसी विषय को सिर्फ एक बार पढ़िए, एक बार तैयारी कीजिए। हर बार नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार विधिवत पढ़िए। उसीलिए बुला रहा हूं कि आप आइए, ये बैच ज्वाइन कीजिए, निश्चित रूप से दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके परीक्षा में गद्यांश से संबंधित भी सवाल आता है, तो क्यों ना गद्यांश से हम लोग शुरुआत करें। लेकिन गद्यांश के सवालों को आप सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक क्या होती है, तो वो चीज मुझे बताना बहुत जरूरी है यहां पर। तो सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको सवाल पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर गद्यांश पढ़ना है। सवाल क्या दे रहा है, कह रहा मानव एक सामाजिक प्राणी है, कह रहा कौन सा तथ्य व्यक्त करता है। ये जो लिखा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी कौन सा तथ्य व्यक्त करता है, ऑप्शन खाली पढ़ लीजिए, उत्तर की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एक कह रहा है मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार कार्य करता है। दूसरा दे रहा है आदि मानव सामाजिक प्राणी था, आदि मानव सामाजिक प्राणी था, मानव समाज को बहिष्कृत करता है या उपर्युक्त सभी। कह रहा है कौन सा तथ्य व्यक्त करता। अब इतना पढ़ने के बाद आपको गद्यांश पर आना है। गद्यांश कह रहा है मानव एक सामाजिक प्राणी अतः समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व को सर्वतोमुखी उन्नत कर सकता है। मानव समाज की इकाई है, इसलिए उसके मंगल कृत्य समाज के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार ही कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसका भाव देखेंगे तो यही निकल कर आ रहा है और पहली लाइन से ही दोस्तों आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। आगे पूरा गद्यांश पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है एक आदर्श नागरिक का धर्म क्या है। पहले सवाल पढ़ना फिर 4 ऑप्शन पढ़ना। कह रहा है लोगों से द्वेष भाव रखना, भिखारियों को भीख न देना या परोपकार करना या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही आसान और ऊट पटांग सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में। कभी पेपर उठा के देखिए तो खुद ही भरोसा हो जाएगा। अब जहां तक आप पढ़े तो उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे से पढ़ना है। ठीक है, यहां से कह रहा है कि एक आदर्श नागरिक हमेशा परोपकार करने के लिए उद्यत रहता है। आपको उत्तर मिल गया कि एक आदर्श नागरिक जो होता है वो हमेशा परोपकार, परधन उपकार यानी दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत यानी तैयार रहता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां परोपकार करना हो जाएगा आपका जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुनः आपको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप अगले सवाल को पढ़िए, फिर आप आगे का गद्यांश पढ़िए। अगला सवाल दे रहा है अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग कार्य करता है तो समाज उसे सम्मान देता है, समाज उसे बहिष्कृत कर देता है, समाज उससे कुछ नहीं कहता या इनमें से कोई नहीं। अब यहां से पढ़िए दोस्तों, जहां से आपको आगे बढ़ना था, यहां से उसे किसी दूसरे व्यक्ति का हित करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि उसका समाज संकटों से घिर जाता है तो अपने निजी मंगल की बात को विस्मृत कर यानी भूल कर अपने समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है। सामाजिक प्रगति एवं विकास के लिए अत्यावश्यक है कि मनुष्य निजी स्वार्थ को सर्वथा भूल जाए तथा अपने समाज की सेवा व मंगल कार्य में प्रवृत्त हो जाए। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों असहायों और दीन निर्धनों के प्रति करुणा की भावना, दुखों लोगों के प्रति सहानुभूति की भाव और सहयोग, कर्तव्य पालन का आचरण आदि गुण विशेषताएं एक आदर्श नागरिक के महत्व को व्यक्त करती। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो कोई अच्छा कार्य करता है उसे समाज बहिष्कृत तो करता नहीं है और ऐसा भी नहीं समाज कुछ नहीं कहता, उसे समाज सम्मानित करता है। वह समाज का एक सम्मानित व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है। तो पढ़ने मात्र से आप यहां उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा आदर्श नागरिक की क्या विशेषता है। वह दीन दुखियों पर दया करता है, बिल्कुल करता है। देखिए यहां लिखा
लिखा है कि दोस्तों दीन निर्धनों पर करुणा करता है, कर निर्धनों के प्रति करुणा का भाव रखता है, सहयोग और कर्तव्य पालन का आचरण करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहां पे एकदम राइट आंसर है, क्योंकि ये सारी बातें इस जो है गद्यांश में बताई गई हैं। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर। एक सवाल और लीजिए, कर उपयुक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त है? इसका एक शीर्षक चुनिए, टाइटल, इसका क्या नाम दिया जाए? तो लिखना मानव और समाज या मानव एक सामाजिक प्राणी। तो सबसे बेहतर है दोस्तों मानव एक सामाजिक प्राणी, ठीक है। अब देखिए ये अपने अपने उस पर होता है कि हम इसको क्या दें, क्योंकि ज्यादातर बातें समाज से बताई गई हैं, तो कहने को तो आप कह सकते हैं आदर्श मानव, लेकिन आदर्श मानव की बात यहां पर थोड़ी बहुत की गई है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य को और समाज को जोड़ा गया कि कैसे मनुष्य के अंदर सामाजिकता का भाव रहता है। इस प्रकार दोस्तों इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है ढूंढाड़ी, ढूंढानी, ठीक है, याद रखिएगा ढूंढाली होता है, कह ढूंढाली बोली है। ढूंढाली बोली दोस्तों ये कहां की है? अब देखिए मैं आपको ऐसे मैपिंग करके बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से, और फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। हम सिर्फ यहां पर दोस्तों राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थानी हिंदी की बात होने चले, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका हो गया उत्तर दिशा, ये दोस्तों आपका हो गया दक्षिण दिशा, ये दोस्तों आपका हो गया पूर्व दिशा, ये हो गया दोस्तों आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। ये चार दिशाएं हो गई। अब देखिए जो उत्तर, जो आपका पूर्वी दिशा है ना, यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम पूर्वी दिशा की बात करें, हम इसकी बात करें पूर्वी दिशा की, तो याद रखेगा पूर्वी दिशा में दो बोली चलती है। एक तो दोस्तों ढूंढाड़ी चलती है, क्या चलती है? ढूंढाड़ी, 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 और एक चलती है जयपुरी। कौन कौन सी? ढूंढाड़ी और जयपुरी चलती है। अगर हम पश्चिम की तरफ की बात कर दें तो पश्चिम में चलती है दोस्तों मारवाड़ी। कौन सी चलती है? मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ उधरी साइड पड़ता है और जोधपुर भी उधरी साइड पड़ता है, तो जोधपुरी भी याद रखेगा। तो मारवाड़ी और जोधपुरी, ठीक है। दक्षिण की तरफ चलता दोस्तों मालवी, दक्षिण की तरफ कौन सी बोली? मालवी। और उत्तर की तरफ कौन सी बोली चलती है? तो मेवाती, ठीक है, मेवाती, ठीक है। तो इस तरह से जो सवाल हो परीक्षा में ऐसे आता है, देखिए मैं बता रहा हूं, लिखेगा कि बताइए उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली प्रसिद्ध है? तो मेवाती। या उल्टा करके पूछेगा कि मेवाती कहां की बोली है? तो उत्तरी राजस्थान। उसी तरह से आज दे दिया कि ढूंढाड़ी कहां है? तो ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इतना विधिवत पढ़ना चाहते हैं ना, और इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेड बैच में आइए, वहां दोस्तों बहुत आनंद आएगा। मतलब आपको एक अलग ही लेवल की खुशी और एक अलग लेवल की आपकी तैयारी होगी। जो ने बीपीएससी के लिए बैच दिया हो ना, आप पढ़कर देखिए, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है और हर चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराया गया है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की चाहत होगी, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। कर शिवा बावनी, शिवा बावनी के रचनाकार दोस्तों कौन है बताना है। तो पद्माकर जी की रचना नहीं है, यह भूषण जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना दोस्तों? भूषण साहब की रचना है शिवा बावनी। क्या रचना दोस्तों? शिवा बावनी, ठीक है, शिवा बावनी। और भी पूछ सकता है इनकी रचना, तो याद रखेगा आपसे परीक्षा में देता है भूषण उल्लास। क्या देता है? भूषण उल्लास किसकी रचना है? तो नाम में भूषण लगा है तो बता देंगे। या फिर पूछ सकता है भूषण हजारा किसकी रचना है? भूषण हजारा वो भी इन्हीं की रचना है। या दूसरोल्लास कह सकता है, दूसरोल्लास, ठीक है, दूसरोल्लास वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। या दोस्तों वो पूछ सकता है छत्रसाल दशक, ठीक है, छत्रसाल के दरबार में रहते थे, तो इन्होंने दोस्तों उनकी तारीफ में छत्रसाल दशक की रचना की थी। ये भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक और है शिवराज भूषण, ठीक है, इन्हीं की रचना एक और है दोस्तों शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा। तो जहां जहां भूषण लगा मिले ना, आप समझ जाइए दोस्तों भूषण जो है भूषण जी की रचना है। एक बात, और भूषण जी दोस्तों किस काल के कवि थे? तो याद रखेगा यह रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। यह रीतिकाल के कवि में दोस्तों इनकी गिनती की जाती है। आप याद रखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल और उसके बाद आया रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आ जाएगा। तो इस तरह से काल विभाजन है। अब आपको समझ में आया ना। मैं कहता हूं आज शिवा बावनी पूछा, कल को भूषण उल्लास या दूसरो उल्लास या भूषण हजारा या छत्रसाल दशक या शिवराज भूषण पूछ सकता है ना। तो जब आप इस लेवल पे पढ़े होंगे तभी तो जवाब देंगे, नहीं तो कैसे जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है नर की और नल की, नर की और नल की गति एक एक करी जो जे तो नीचे है
चले ते तुम, यानी जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पंक्ति के रचयिताकार दोस्तों कौन है, तो याद रखिएगा बिहारी लाल जी की पंक्ति है। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और केशव दास नहीं दोस्तों, बिहारी। अब बिहारी लाल की एकमात्र रचना है दोस्तों, वो है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है, इनकी ज्यादा रचना है ही नहीं, बस इन्होंने बिहारी सतसई की ही रचना किया है, ये आप याद रखेंगे। सतसई मतलब इसे सप्तसती कहा जाता है, ठीक है। 700 दोहों का समासार होता है, समाहार है दोस्तों, तो सप्तसती भी कहा जाता है। ये बिहारी लाल की रचना है, ये आप याद रखेंगे। बिहारी लाल किस काल के कवि दोस्तों, तो यह भी रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। बिहारी लाल भी किस काल के कवि हैं, यह भी रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनसे संबंधित है। ये कथन आप याद रखेगा परीक्षा में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे आ जाइए, कर है दिवसा। देखिए ये दिवसावसान लिखा है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है दिवस और एक शब्द है अवसान, ठीक है। इसी को अ को मिला देंगे तो हो जाएगा दिवसावसान। क्या हो जाएगा, दिवसावसान, ठीक है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परीसी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए मैंने आपको समझाया था, कहीं भी दोस्तों सा आ जाए, कहीं भी दोस्तों सी आ जाए, कहीं भी दोस्तों सरिस आ जाए, कहीं भी दोस्तों समान आ जाए, सा सी से सरिस समान, इस तरह के अगर शब्द कहीं पर आ रहे हैं दोस्तों, हमेशा याद रखेगा कि वहां उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, बस पहचान है वहां कौन सा। अब आप चाहते हैं सर आप अलंकार कितने प्रकार के, सर अलंकार 3 प्रकार के, शब्द अर्थ उभया, सर अब शब्दों में क्या होता है, अर्थों में क्या होता है, उभय। अगर ये सब आपको जानना है तो पेड बैच प्लीज, निवेदन है। यहां हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि परीक्षा चल रहा था, आपने हमसे सवाल किया, हमने उत्तर बताया, आपने कहा सर विस्तार से पढ़ा, यही पढ़ा दें विस्तार से, हाँ यही अलंकार, इसको छोड़ दें, यहीं पे टॉपिक यहीं विस्तार से पढ़ा दें। अरे गलती आपकी है, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता तो क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। एक बार हमसे पढ़ के देखिए, अगर मास्टर न बन जाइएगा तो बताइएगा, इसी बैच से आप मास्टर हो जाएंगे हिंदी के, विश्वास कीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बिना पढ़े नहीं, ठीक है। अब इतना भरोसा तो ही होगा नितिन सर पर, हो ही गया होगा कि नहीं यहां पढ़ के समझ में आ गया तो वहां भी समझ में आ ही जाएगा। तो उपमा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, बस पहचानिए, चुटकी में दोस्तों आप जवाब दे पाएंगे। करा शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद दोस्तों कौन है, दोहे का विपरीत कौन है। अब पहले बात को समझिएगा, अगर हम यहां पे दोस्तों दोहा की बात करें, अगर हम दोहा की बात करें तो दोहे में जो मात्रा होता है वो 13 और 11 मात्राओं पर यति होता है। कुल संख्या तो 24 ही होता है, लेकिन यहां पर विषम यानी पहली और तीसरी लाइन में 13 मात्रा और दूसरी और चौथी लाइन में 11 मात्रा, ठीक है। और दोहे का ठीक उल्टा दोस्तों सोरठा होता है। सोरठा में भी दोस्तों कुल मात्रा की संख्या 24 ही होती है, लेकिन कैसे, ये पहले 11 हो जाता है, बाद में 13 आ जाता है। और रोला भी दोस्तों एक तरह से देखा जाए ना तो रोला भी सोरठा के जैसे ही होता है, ठीक है। इसमें भी 11-13 मात्राओं पर यति होती है। चौपाई में दोस्तों क्या होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ठीक है, ठीक है, 16 होती हैं, तो इसको भी याद रखेगा। और यहां 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं। और बरवे दोस्तों याद रखेगा, बरवे जो होता है इसमें जल गई मात्रा तो 19 हो गया। बरवे मतलब बर गया, जल गया तो 19 हो गया। यहां 12, 7, 19 होता है। क्या होता है, 12 और 7, यानी जो विषम पद है उसमें 12 मात्राएं और जो सम पद है उसमें 7 मात्राएं होती, इसको भी याद रखेंगे। तो अभी आपसे पूछा कि दोहे का उल्टा क्या होता है, तो क्या बता देंगे, सोरठा होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, ठीक है। इसमें कौन सा रस है, देखिए भगवत नहीं है, भगवत विषयक रस होता है, ठीक है। भगवत विषयक में जहां भगवान के विषय में कुछ कहा जाए, भक्ति जैसा कुछ नहीं है, यहां वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। किलकत अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, ठीक है। तो वात्सल्य रस है। मां अपने बच्चे को देख करके जब वो मुस्कुरा रहा है और उसके दांत दिख रहे हैं, मोती जैसे नजर आ रहे हैं, उसके लिए उसके तारीफ में दोस्तों कहा जा रहा है। तो जहां कहीं पुत्र प्रेम दिखाया जाता है वहां वात्सल्य रस होता है। हमेशा याद रखिए, पुत्र प्रेम हेतु, ठीक है, पुत्र प्रेम हेतु हमेशा कौन सा रस होता है दोस्तों, तो वहां वात्सल्य रस होता है, ये आप याद रखेंगे। और भरत मुनि ने इसे अपने रसों में शामिल नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार 8 रस, हमारे जो आधुनिक व्याकरणाचार्य हैं उनके अनुसार 9 रस उन्होंने भी शामिल नहीं किया। ये अब रसों की संख्या 11 हो गया, तो 9 के बाद ये 10वां नंबर है वात्सल्य रस और 11वां नंबर है भगवत विषय, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
और ऐसे देखेंगे भरत मुनि ने किसे रस नहीं माना, तो किसे नहीं माना है, उन्होंने उसको नहीं माना क्या, शांत रस को, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, उसे रस उन्होंने नहीं माना है। कह रहा है किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, शब्द की प्रथमा शक्ति। तो देखिए शब्द की प्रथमा शक्ति होती है अभिधा। आप जानते हैं जब आप शब्द रूप पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप कभी शब्द रूप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे शब्द रूप के 3 भेद होते हैं। कितने? याद 3 भेद होते हैं। पहला अभिधा होता है, अभिधा, दूसरा लक्षणा होता है, तीसरा व्यंजना होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे जो अभिधा होता है इसी को क्या कहा जाता है, शब्द की प्रथमा शक्ति, द्वितीय शक्ति, तृतीय शक्ति। ठीक है, अलंकार से कोई लेना देना नहीं और ये सब तो नहीं होंगे, तो यहां अभिधा शक्ति आप याद रखेंगे, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण दे दूं दोस्तों अभिधा शक्ति का, जैसे आपने कहा सिंपल जो वाक्य होते हैं सब अभिधा में आ जाते हैं, इस सब क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, बहुत आसान, जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। कर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब पछताने का क्या फायदा है जब चिड़िया खेत को क्या कर गई, चुग गई। कर समय रहते काम करना चाहिए, नहीं, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फसल नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले से करनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जैसे बैच है, अगर आप अब क्या होता है ना, बच्चे इंतजार करते हैं कि जब बीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा तब हम खरीदेंगे। क्यों भाई? अगर अभी से बैच नॉलेज में आ गया, अभी से आप तैयारी कर लेंगे तो नुकसान करेगा आपको? नुकसान करेगा क्या? ऐसा कुछ है नहीं ना। तो जब नहीं नुकसान करेगा तो क्यों बाद में क्यों लेना, आप अभी ले लो, क्या दिक्कत है। आपको समय मिल जाएगा पढ़ने का, आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है, अब जब बाद में समय निकल जाएगा वही होगा, फिर अब पछताए क्या हो। जब अंतिम समय अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो उस समय जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो समय से कोई काम कीजिए, तभी जो उस काम का आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं और आगे भी दोस्तों हम नए नए बैच लॉन्च कर रहे हैं। जो मेरा सुपर सेलिंग बैच है, जो मेरा फेवरेट बैच है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। इतिहास से किसी नहीं प्यार होता जी, इतिहास को मैंने एक पिक्चर की तरह पढ़ाया है। पिक्चर आप पढ़ेंगे ना तो लीन हो जाएंगे, एकदम उसी में रत्न हो जाए। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं कि पिक्चर देख रहे हैं, ये फील आएगा आपको, इतनी गजब की क्लास है। तो आप एक बार मौका दीजिए, मैंने कुछ डेमो क्लास दे रखा है, आप पढ़ के देखिए, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ सर ये बैच हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए, कह अंतर के पट खुलना। अंतर के पट खुलना, इसका अर्थ क्या है? हर बच्चा, कम से कम 90% बच्चा दोस्तों, 100 में से 90 लड़के इस सवाल का गलत जवाब देने वाले हैं। क्या सर आप हमेशा आके अपना भौकाल बनाते हैं? अरे आप भी गलत ही जवाब दोगे, अगर उस 90% में आते हैं तो गलत जवाब होगा। आप बताओ अच्छा अपने मन से क्या जवाब है? अंतर के पट खुलना। अब लोगों को ज्यादातर जो बच्चे हैं मैं बताऊं, अब यहां पर 70% बच्चों ने चूज किया भेद खोलना ना, और अंतर के पट खुलना कई लोगों ने 10% बच्चों ने कहा होगा इसको। ठीक है, 10% बच्चों ने कहा होगा इससे। ठीक है, तो 70 20 80। और अपमानित करना दोस्तों, अपमानित करना, इसको तो ज्ञान प्राप्त करना, तो इसको और कम लोगों ने कहा होगा। 70 5 75 10 85। अब 15% ने कहा होगा अपमानित करना। लेकिन सही उत्तर जो सबसे कम लोगों ने दिया उन्हीं का जवाब है दोस्तों, याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्त करना। अंतर के पट खोलना ज्ञान प्राप्त करने को कहा जाता है कि हमारा अंतर का पट खुल गया। अंतर का पट खुलना मतलब जो मेरे मस्तिष्क पे पर्दा पड़ा था वो हट गया, वो हट गया तो दुनिया की सच्चाई आपको दिखेगी। हाँ, अंतर के पट खुलना यानी ज्ञान। और कब हटता है? जब ज्ञान प्राप्ति होती। बिना ज्ञान के अंतर के पट नहीं खुलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा अंगूठी का नग होना, मतलब विश्वास कीजिए जो लग रहा था ना जिसको कि सर मुहावरा इसे चुटकी में हल कर देंगे, कर भैया हल कर, तेरी बस की बात है, हल कर। अंगूठी का नग होना, गलत करोगे। अब बताऊं, इसी वीडियो को रोक करके आप पहले गूगल सर्च करने जाओगे कि नितिन सर ससुरा गलत पढ़ा रहा है, पक्का गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, सुन लो, पहले जवाब दो, मैं जवाब देता हूं, फिर गूगल सर्च करो, फिर अगला प्रश्न उसके बाद देखना। अंगूठी का नग होना, ज्यादातर बच्चे यहां कहेंगे सर बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। ये उत्तर देने वाले अंगूठी, लोगों सोचे अंगूठी है वो भी नग, अरे एकदम मतलब उससे दूरी कैसे हो, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। अरे बाप रे बाप, 90% बच्चा इसको जवाब दे दिया, 90%। बहुत सुंदर 8% बच्चा तो ये कह दिया कि यार अंगूठी का नग होना मतलब इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बचा दोस्तों जो 1.5% है वो जवाब दे दिया क्या? छिपा हुआ। अंगूठी का नग होना चोरा है लो से, कोनो भाज न दे।
और बहुत कम बच्चे होंगे, 0.5% ऐसे होंगे जिन्होंने जवाब दिया होगा, सोचा कि यार अलग दुनिया उनकी चलती है, अनुरूप जोड़ा होना, और यही आपका क्या है, सही जवाब है। ये आपका सही जवाब है, विश्वास कीजिए। रोक दीजिए वीडियो 2 मिनट के लिए, गूगल सर्च कर लीजिए, पहले संतुष्ट हो जाइए कि नितिन सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा सही पढ़ा रहे होंगे तो सर आगे का पूरा वीडियो देखूंगा, अभी आपको लाइक करूंगा, अभी आपके इस वीडियो पे कमेंट करूंगा। कर कमेंट भाई, वादा किया ना, करो कमेंट, अभी कभी कमेंट करो कि हाँ सर कुछ जो आपकी इच्छा वो कमेंट करो, बस करो कमेंट। मुझे देखना है कि आप में से कितने बच्चे जो है कमेंट करते हैं। अगर आपने गूगल सर्च किया तो कसम है आपको, मेरी कसम है, आपके घर वालों को कसम नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करो। आगे देखो, कह रहा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सवाल दे रहा है राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे और बताना है किसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है राजा, देखिए राजा दशरथ को नहीं दोस्तों, राजा दशरथ को नहीं, उनको कह देंगे तो पता चलेगा उनकी कोख से पैदा हो रहा है। नहीं, पैदा तो माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के कोख से हुए थे बच्चे का जन्म। तो आप कहिए राजा दशरथ के 4 पुत्र, तो गलती दोस्तों पहली लाइन में ही है। अब बाकी आप अपना दिमाग कहाँ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, वो देख लीजिए कि दिशा उसकी सही है कि नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि दिशा आपकी सही रहे। कह रहा यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, गो नहीं, करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहां बताइए ये किस टाइप का वाक्य है। मैंने आपको समझाया था, कहीं भी यदि लिखा हुआ मिल जाए हमेशा याद रखेगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कहीं पे यदि लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे यद्यपि लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे जब लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे तब लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे जो लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे सो लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे की लिखा हुआ मिल जाए, तो ये सब कहीं भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा, आंख मूंद कर उत्तरवा मिश्रित कर दीजिएगा, एक नंबर ले घर चले आइएगा, बाद में हम समझा देंगे आपको मामला क्या था। अब बाद में क्या समझना हो तो पेड क्लास कराऊं, दूसरा रास्ता नहीं, मैं यहां नहीं समझाऊंगा। काहे समझाऊं, काहे अपना समय बर्बाद करूं, आपका समय बर्बाद। मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा हूं ना, मैं चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूं। तो क्वेश्चन आंसर अब इतना फार्मूला आपको दे ही दिया कि देखो यही पहचान, इससे ज्यादा और जानकारी रखना है तो आइए हमारे साथ मुलाकात कीजिए, चर्चा परिचर्चा में, तब ना आनंद आएगा। आगे बढ़िए, कार्य को नए ढंग से कराने की पद्धति, करने की पद्धति। किसी काम को जब नए ढंग से किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, पारस्परिक। पारस्परिक तो होता नहीं यार, पारंपरिक बोल देते, इससे अच्छा क्या बोल देते, पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चला आ रहा हो, पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चला आ रहा हो, मतलब लंबे समय से वैसे होते आ रहा और हम भी वही करते चल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा पारंपरिक, ठीक है। या इससे मतलब नहीं है नवागत रूप में नहीं, इसे कहते हैं नवीनीकरण। किसी काम को नए ढंग से करना, हम कहते हैं अब उसका नवीनीकरण कर दिया हमने, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आधुनिकीकरण, नहीं आधुनिकीकरण नहीं दोस्तों, ये तो मॉडर्नाइजेशन है, नया करने, क्योंकि यहां नया कहा है ना, शब्द सुनिए, ठीक है। अब जैसे यहां लिख दे किसी कार्य को आधुनिक ढंग से करना, तो आधुनिकीकरण। शब्द जैसा लिखेगा वैसा आप प्रयोग कीजिएगा, जैसा लिखेगा। जैसे आपसे कहा ना बहुत कुछ जानने वाला, तो बहुत कुछ बोलेगा तो बहुज्ञ बोलिएगा। कहेगा सब कुछ जानने वाला, तब बहुज्ञ मत कहिएगा, तब कहिएगा सर्वज्ञ, क्योंकि सब कुछ की बात कर रहा है। तो बहुत, सब कुछ। और कहे दोस्तों कम बोलने वाला, तो या कम जानकार, तो क्या बताएंगे, या कम ज्ञानी, तो अल्पज्ञ। कम, अल्प माने कम, इस तरह से आप समझिएगा। तो जहां जैसा रहे शब्द उसको उसी अनुरूप रखिए। कई बच्चा कर सकता है कि सर आधुनिकीकरण क्यों नहीं, बढ़िया सवाल है यार, बुरा नहीं मैं मानता, ठीक है। इसलिए कि यहां आधुनिक की बात, यही सवाल लिख देता कि कार्य को आधुनिक ढंग से करना, तब दोस्तों हो जाता है आधुनिक, तब हम नवीनीकरण नहीं करते। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी को पत्र लिखा, डीएम को, एसडीएम को, किसी अधिकारी को, किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखा, सर हमारे यहाँ खंबा टूट गया, तार गड़बड़ है, नाली गड़बड़ है, सड़क टूट गई, कुछ भी आपने पत्र लिखा किसी को, तो उस पत्र के बदले में रिप्लाई तो आना चाहिए भाई। आपने किसी को, जैसे आप किसी को फोन कीजिए और सामने वाला रिप्लाई ना दे, कितनी बुरी बात है। तो लोगों को लगता है कि हमने किसी को पत्र भेज दिया तो भेज दिया। नहीं, आप मामले को संज्ञान में नहीं दिला रहे थे कि पत्र, जब आप इस तरह का कोई पत्र भेजते हैं तो हमेशा उसका रिप्लाई आता है। और वही कह रहा है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में आपने उनसे रिप्लाई मांगा कि काम क्यों नहीं हुआ,
ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है पत्र लिखकर किसी को संज्ञान में किसी बात को दिलाना कि भाई उनके संज्ञान में आ जाए कि हाँ ऐसी भी दिक्कत है, तो संज्ञान में दिलाएंगे, अगर किसी बात को संज्ञान में किसी को देंगे तो उसके लिए रिप्लाई नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ पूछा, आरटीआई डाला कहीं पे, कि आप बताइए कि हमारे ग्राम प्रधान को पिछले 5-4 वर्षों में कितना जो है फंड मिला है हमारे ग्राम का विकास करने के लिए, और प्रधान जी ने गांव में कौन कौन सा विकास किया। आपने तो देख लिया गांव के चारों तरफ घूम टहर के, यार कुछ सब कुछ तो वैसे ही है, कुछ तो नहीं बदला। तो आप एक आरटीआई डालिए, 10 रुपया दाम। कितना दाम? 10 रुपया। सबसे अच्छी बात, आरटीआई कभी डिस्क्लोज ही नहीं होती। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि आरटीआई किसने डाला। ये व्यवस्था आरटीआई की। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, भयभीत होते हैं। नहीं, डरना नहीं है, आप चुपके से डालिए, चुपके से आपके पास जवाब आएगा। उसको कोई डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता, आप घबराइए मत, कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पैरवी कर ले, चाहे जो कर ले, होता ही नहीं नाम उस पर, तो करेगा कैसे? तो और सबसे बड़ी बात, आपको भय लगता है कि आरटीआई अपने घर से न डालिए, दूसरे घर से आरटीआई डाल दीजिए, कहीं से जाके दूसरे जगह से पोस्ट कर दीजिए। भाई पोस्ट ही तो भेजना है सरकार को, ऑनलाइन कर दीजिए, तो आपको रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई जब आएगा कि हाँ आपके प्रधान जी को इतना इतना पैसा दिया गया, इन्होंने ये विकास कार्य किया, अच्छा ये विकास कार्य किया, तो उनसे प्रधान जी से लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला आरटीआई डालिए कि उन्होंने इस फला आरटीआई के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि प्रधान जी ने ये कार्य किया है, तो आप इस कार्य का विवरण दीजिए। देगी सरकार आपको विवरण, दिन फिक्स है, 40 दिन से ऊपर नहीं जा सकती, उसके अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। न दिया, अब उत्तर न प्राप्त होने की दशा में जो अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला दूसरा पत्र होता है, कभी कभी जब उत्तर नहीं मिलता है तो दूसरा पत्र भेजना, उसी को कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं? एक चैप्टर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, पत्र लेखन। बड़ा लोग डरते हैं, काहे का डरना जी? हमने एक सवाल ऐसे डाल दिया थोड़ा सा मजे के लिए, तो पढ़िए, आनंद आएगा। अनुस्मारक यहां जवाब हो जाएगा, ठीक है। पत्र का उत्तर जब न मिले, जब दूसरा पत्र आप लिखते हैं तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। कह रहा मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मौन एकदम शांत, मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। मुखर का मतलब होता है वाचाल, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, अधिवक्ता ना, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो इस तरह से ये हो जाएगा, मौखिक नहीं, मयंक नहीं, विकार नहीं, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, मौन, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर, खर रावण को कहा जाता नहीं, रावण को लंकेश कहा जाता है, लंकेश। रावण को लंकापति कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लंकापति कहा जाता है। रावण को दशानन कहा जाता है ना, ये सब नाम है। कुंठित भी नहीं, याद रखिए। खर गधा को कहा जाता है, गधा को दोस्तों गर्दभ भी कहा जाता है, गधा को खर कहा जाता है, गधा को वैशाख नंदन कहा जाता है, वैशाख नंदन कहा जाता है, गधा को शीतला वाहन कहा जाता है, शीतला वाहन कहा जाता है, गधा को बेसर कहा जाता है, बेसर कहा जाता है, ठीक है। गधा को चक्रीवान कहा जाता है, चक्रीवान। मैं आपको इतना क्यों पढ़ाता हूं? मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि आज परीक्षा में दे दिया, कल को दूसरा पर्यायवाची दे सकता है, इसलिए ये आपका एक शब्द है खग। खग किसे कहते हैं? खग, खग दोस्तों पक्षी को कहते हैं। खग लिखा रहे तो खग, खग, विहग, ठीक है, ये सब पक्षी को कहा जाता है, पक्षी को ना। तो ये आप याद रखेंगे। परिणाम खर अलग है, खग अलग। एक शब्द आप पढ़ते हैं खरिका, क्या पढ़ते हैं? ख, एक शब्द है खरिका। कोई बच्चा है जो बता देगा खरिका? खरिका दोस्तों तिनका को कहा जाता है, तिनका। कब होता है? अरे मैं आपको पुराने समय की बात बताऊं। एक नाना जी हमारे आए, ठीक है, दूर के थोड़े रिश्ते में थे। वो आए और खाना खाएं, और खाना खाने के बाद हम लोग छोटे छोटे थे, ठीक है, 7-8 साल के थे। कहें बउआ तो एक खरिका ले ले आवा। हम लोग कहें आए घर में, 10-15 मिनट बीत गया, फिर बोले बहू खरिका ले ले आवा। हम लोग परेशानी, क्या होता है खरिका? तो मेरा छोटा भाई था, तो बोला लगता है खाना खा रहे हैं, चप्पल उप्पल चाहिए इनको। तो उनका लाके बाहर वो जूता था पुराने वाले स्टाइल का, वो लाके उनको दे दी। कहने बेटा ये नहीं चाहिए, खरिका चाहिए, खरिका। अब बड़ा लाज शर्म आया कि बेइज्जती फील होता है कि कोई घर में अतिथि आया, कुछ मांग रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा नाना ये खरिका क्या होता है? अरे कहने तिनका चाहिए, दांत खोदे का, ठीक है।
तो वही खरिका है तिनका, ठीक है, तिनका यानी तीर्ण, इसको याद रखें। जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा, और जो नहीं होंगे भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो देशज विदेशज भी आता है, तो ये सब चीज आप जानिए। क्या पता आज हमको मेरी बात आपको मजाक लग रहा हो, कल को यही बातें आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि जो पेपर बनाने वाला वो भी वीडियो देख रहा हो तो होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आ जाए। कह रहा निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने, ठीक है, चुने, ठीक है, चुने। तो लिख रहा है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु। अब देखिए यहाँ एक विस्मयकारी चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ये चिन्ह लगा होता है तो हमेशा याद रखिए यहाँ संबोधन की बात होती है, अधिकरण की नहीं दोस्तों, अपादान संबंधी संबोधन कारक हो जाता है, क्योंकि इच्छा, देखिए प्रभु को कहा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है किसी को, ठीक है। तो हे हो अरे ये सब इसकी पहचान होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कर भाववाचक संज्ञा बताइए, कौन सा भाववाचक संज्ञा है। लड़कापन तो होता नहीं है, लड़कपन होता है, लड़काई भी नहीं, लड़काईपन भी नहीं, क्या होता है दोस्तों, लड़कपन शब्द होता है। लड़कपन शब्द क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है, तो सिंपल है, ठीक है, ये तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। ऋण शब्द मतलब जिसका खंड न किया जा सके, ऋण मतलब जिसका खंड न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके वो क्या कहलाता है, ऋण शब्द। तो मलयज नहीं, जलज, पंकज नहीं, वैभव। वैभव का दोस्तों अगर आप तोड़ भी देते हैं ना तो कुछ मिलेगा नहीं। बाकी ये जो तीन शब्द है ये दोस्तों योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब होता है पर्यायवाची वाले शब्द हैं। क्यों पर्यायवाची बोल रहा हूं दोस्तों, पर्यायवाची बोलते हैं। मलयज चंदन को कहा जाता है। मलयज किसे कहता है, मलयज जो है ये चंदन को कहा जाता है, ठीक है, चंदन को, तो इसको याद रखेंगे। बाकी जलज और पंकज ये कमल को कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों वैभव जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है, ये बताइए कौन सा पद अव्ययी। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, याद रखेगा पहला पद आब्लिक पूर्व पद, चाहे पहला पद लिखे चाहे पूर्व पद लिखे, क्या क्या हो सकता है, पहला पद अव्यय हो सकता है, ठीक है, पहला शब्द अव्यय हो सकता है, पहला शब्द अविकारी हो सकता है, ठीक है, पहला शब्द कोई उपसर्ग हो सकता है, ऐसा कुछ भी रहेगा, ठीक है। जैसे गृहागत ये नहीं है, आचार कुशल ये भी नहीं। प्रतिदिन में दोस्तों प्रति शब्द याद रखिए ये उपसर्ग है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो प्रति से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप पहचान लिए कि अव्ययी भाव है, ठीक है। और अव्ययी भाव में उत्तर पद जो होता है वो प्रमुख होता है, मुख्य होता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, प्रधान आ जाएगा वहां पे। कर निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों, याद रखिए जो प्रत्यय होता है यह शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर मत करेगा, निर तो उपसर्ग बच्चा समझ लेगा, यहां पर इत प्रत्यय आएगा, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पे इत प्रत्यय हो जाएगा, सित भी नहीं, इत प्रत्यय होगा दोस्तों। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप जानबूझ के कूद जाइए गड्ढे में, ठीक है, गलत कर दीजिए, आपको उसी से बचना है। सदैव में कौन सी संधि है, देखिए कभी भी याद रखिए अगर आपको ऊपर एक मात्रा ऐसे दिख जाए या दोस्तों ऐसे दिख जाए, यानी अ या औ की मात्रा दिख जाए, तब आप समझिएगा हमेशा वहां क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि। जैसे सदैव में आपको ऊपर ऐसे दो मात्रा दिख रहा है ना, कभी अगर ऊपर एक मात्रा ऐसे दिख जाए डबल और एक मात्रा में याद रखिएगा ओ मत देख लीजिएगा, ठीक है, ओ मत देखिएगा, वो गुण संधि में आता है। ए और ओ जो होता है गुण संधि का पहचान होता है। गुण संधि में क्या होता है, ए होता है, ओ होता है और अर होता है, ए ओ अर ये होता है, ठीक है। उसी तरह अयाद में क्या हो जाता है, अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है, आव हो जाता है, ये इसकी पहचान है। और व्यंजन तो अलग ही चलता है, ठीक है। और वृद्धि स्वर संधि की पहचान मैंने बता ही दिया। यहां पर जो सदैव शब्द लिखा है इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। कर बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य को आपको सही करना है, तो दौर्बल्य नहीं होता है, दौर्बल्य होता है। क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेगा दौ, ठीक है, और र उड़ने वाला चला जाएगा और बल्य शब्द आ जाएगा तो दौर्बल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दौर्बल्य। ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ऐसे दो नहीं दौ लिखना, दौ औ की मात्रा देना है, तो दौर्बल्य जो है दोस्तों, ठीक है, ये दुर्बल से बना हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। करा श ख स ह, इसमें ये कौन से व्यंजन है, वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह ऊष्म व्यंजन है। क्या दोस्तों, यह ऊष्म या फिर उष्ण कहे जाते हैं, ठीक है। वैसे ऊष्म कहिए, ऊष्म व्यंजन, उष्ण नहीं ठीक शब्द है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। लेकिन अभी आपके सामने ऑप्शन दिया नहीं। प्रकंपी या प्रकंपित व्यंजन आप किसे कहते हैं, र को कहा जाता है, क्योंकि जब आप र को उच्चारण करते हैं
र र र, तो जीभ देखेंगे हल्का सा रगड़ के चलता है कंपन करते हुए, तो प्रकंपी हो जाता है। स्पर्शी व्यंजन जो होता है दोस्तों, यह क से लेकर म तक होता है, क से लेकर म तक सभी स्पर्शी होते हैं। और संघर्षी नहीं दोस्तों, इसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं सख सह ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ आ जाएगा, अरे अरे, ये संघर्षी कहलाते हैं। याद रखेगा, जो स ख श ह ये संघर्षी है, और स्पर्श संघर्षी में क्या आ जाता है, च छ ज झ, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। बहुत गजब का जवाब है दोस्तों, इसको जरूर याद रखेगा। स्पर्श संघर्षी पूछे तो ये वाला, संघर्षी पूछे तो ये वाला, इतना क्लोज आंसर है। यहां भी बहुत सारा बच्चा गलत किया होगा, क्योंकि लोग रट के बैठे हैं उसमें के अलावा उन्हें आगे पीछे कुछ सूझता ही नहीं है, ठीक है। तो आप जानिए इसके बारे में, बहुत जरूरी है जानना। आगे बढ़िए, कह निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहली बात तो जो हम हिंदी लिखते हैं दोस्तों, जो हम हिंदी लिखते हैं, ये किस लिपि में लिखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि में। गुजराती, उड़िया नहीं दोस्तों, सिंधी भी नहीं, जो मराठी भाषा है यह भी दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा यह भी देवनागरी में लिखी जाती है। और अगर पुराने भारत की बात करेंगे तो पुराने भारत में जैसे अशोक के जो शिलालेख थे, ठीक है, अगर हम अशोक की बात करें, अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों, शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही शुरू कराया था। ये शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, इसके अलावा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, इसके अलावा आर्मेइक लिपि में लिखे गए थे, आर्मेइक लिपि में लिखे गए थे, ये सब याद रखेंगे। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं कि यहां पर भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लिपि, याद रखिए, हम यहां पढ़ते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। क्यों, इस लिपि में खाली ने डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। और इसी भाव चित्रात्मक को क्या कहते हैं, इसी को नाम दिया जाता है ब्रुस्टोफोडन। क्या कहा जाता है, ब्रुस्टोफोडन लिपि। क्या कहा जाता है, ब्रुस्टोफोडन लिपि, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भारत में लिपियां भी हैं, लिपियां लिखने के तरीके को कहा जाता है। किसने कहा कि क ऐसे बनाते हैं, यही लिपि है, ठीक है। उसी तरह से हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे परीक्षा में देता है गुरुमुखी लिपि, क्या देता है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। गुरुमुखी लिपि दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेगा गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में चलती है, तो उनका अलग डिजाइन होता है। ऐसे बांग्ला का अलग है, हर जगह का अलग अलग है, उड़िया अलग है, असमिया अलग है, दक्षिण भारत में चले जाएंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब अलग अलग डिजाइन में होता है। आपको सब एक नजर आता होगा, ठीक है। चाइना जापान वाले जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, चाइना जापान वाले ऐसे खड़ा खड़ा लिखते हैं, केयर कीजिए कभी मूवी में, तो चाइना जापान वाले ऐसे सीधा लिखते हैं, ऐसे सीधी सीधी लाइन। सोचिए कितना अटपटा सा होगा ना, हम लोग यदि कपिए कुछ लाइन में भर जाएगा, नहीं तो उनके यहाँ वैसे होता है, सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। आप जुड़िए साथ में, आनंद खूब आएगा। हम लोग बहुत आराम से स्टडी करते हैं। सर हिंदी तो यहाँ से कवर हो जाएगा, जीएस के लिए क्या करें, जीएस के लिए तो आपको और रफ्तार से पढ़ने की जरूरत है। क्यों, अब तक दोस्तों जीएस में मैंने आपको 11,700 से अधिक सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और आप कितना पीछे चल रहे हैं कल्पना कीजिए। अब तक दोस्तों 390 लेक्चर मैं दे चुका हूं जीएस में, और ये लेक्चर जो दोस्तों ये पूरी तरह से फ्री है, पैसा नहीं देना है, फ्री। और इतने सारे विषय कंप्लीट हो गए, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में कोई चैप्टर नहीं जिस पर चर्चा ना हुआ, सब पढ़ा दिया गया। पूरा मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा भारत का संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, ये सब खत्म हो गया। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी में भी दोस्तों 60 लेक्चर कंप्लीट हो गया। कितना लेक्चर, 60 लेक्चर चल चुका है, अभी आगे चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ। समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप आइए, जुड़िए, सब कुछ तो दिया जा रहा है, अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, आइए, बस आपसे ही निवेदन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बाकी सब भगवान है, सबकी इच्छा पूरा करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।